आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से, और हालात में गोली चलने का वाक़ा कश्मीर में बराबर जारी है। आज भी गोली चली है और आज की गोली श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पांपोर में चली है और जिसमें 5 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। बताया जाता है कि CRPF की टुकड़ी जो रोड ओपनिंग पार्टी पर पांपोर के टंगन के इलाके में मौजूद थी और खंडजाल के पुल के नज़दीक मिलिटेंटों की एक टुकड़ी ने उन पर अचानक गोलीबारी की, जिस दौरान 5 CRPF के एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 CRPF एहलकारों के बारे में बताया गया कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। वादिय कश्मीर की सूरत हाल में गोलीबारी चलना कश्मीर के अंदर के रोज़ के मामूल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी होती है और इस सारे के बीच में तनाव है, और आज भी जब गोलीबारी हुई तो उसमें भी तनाव देखने को मिला। एडिशनल ट्रूप्स को फ़ौरन बुलाया गया और पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया। शाम देर गए तक इलाके का कॉर्डन जारी था, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया, ताहम शाम गए तक कोई और आमना सामना नहीं हुआ। ये हालात और वाक़ात कश्मीर के हालात और वाक़ात में कश्मीर और कश्मीर में गोलीबारी, लेकिन इसी गोलीबारी के साथ कहीं न कहीं इंटरनेट को भी जोड़ के देखा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि माजी से लेकर हाल तक इसी गोलीबारी को बुनियाद बना के कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात को कभी ख़त्म किया गया, कभी रोका गया, कभी 4G से 2G किया गया और कभी 2G की स्पीड भी कम की गई। और फिर सरकार पर कई बार दबाव भी बना गया और ये भी बताया गया कि इंटरनेट आज तो फंडामेंटल राइट्स में है, और इसी इंटरनेट पर मामला अदालतों तक भी पहुंचा और अदालतों तक मामला पहुंचने के बाद जब अदालतों से अहकामात आए तो फिलहाल 2 ज़िलों में पहले ही 4G सर्विसेज को कश्मीर में बहाल किया गया है। लेकिन अब ज़राया बता रहे हैं कि एक बार फिर गुफ्त शनीद हो रही है, एक बार फिर टेबल मीटिंग्स हो रही हैं और इलाकों में 4G सहूलियात को फराहम करने पर सरकार गौर खौज कर रही है। ख़बरें मिल रही हैं कि और 2 नए अज़ला में भी 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा रहा है, और 4G इंटरनेट सर्विस के बहाल किए जाने पर लोगों का पहले से ही सवाल यही था कि आखिर कब तक बुनियादी हकूक़ से दूर रखा जाएगा। कश्मीर में इस साल कोविड से लेकर पिछले साल के हालात के दौरान स्कूल बंद रहे तो बताया गया कि इंटरनेट से ही बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे, लेकिन इंटरनेट की वो स्पीड जिस पे आम बच्चे यही कहते थे कि ये सरदर्द है, कोई इलाज नहीं है, और इंटरनेट के 4G के बहाल होने की अपीलें होती रहती थी। लेकिन आज अच्छी खबर आ रही है कि 4G और 2 अज़ला में रेस्टोर हो सकता है, कश्मीर का एक ज़िला और जम्मू का दूसरा ज़िला। और अगर 4G की बात करें तो 4G का मामला रियासत के साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। तब कश्मीर में कई लोगों ने सवाल किया था कि वो फ़ारूक अब्दुल्ला जिसका स्टैंडर्ड, जिसका लेवल सियासत में बहुत ऊंचा है, उन्हें कश्मीर के दूसरे मुद्दों में ख़ास तौर पे पिछले साल 5 अगस्त के बाद के हालात पर पार्लियामेंट में सवाल उठाने थे, और उसके बजाय फ़ारूक अब्दुल्ला ने सवाल 4G का उठाया। बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी लोगों की तरफ से उन्हें बनाया गया था। वहीं आज एक बार फिर कश्मीर के हालात पर फ़ारूक अब्दुल्ला की चुप्पी साफ तौर पर देखने को मिली। श्रीनगर के नौगाम के इलाके में एक निजी शोरूम का इफ्ताह करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए हुए थे, उनके फर्जंद और साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडरान वहाँ पर मौजूद थे, और जब तकरीब इख्ताम पजीर हुई तो मीडिया जब उनके सामने पहुंचा तो पूछा सवाल यही कि आखिर क्या है उनकी सियासत, कहां की तरफ जा रही है उनकी सियासत। तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ज़रा सुनिए आप भी। इंशाअल्लाह दिल्ली वाले हमारे साथ इंसाफ करें इस रियासत के साथ, और जो उनने फैसला 5 अगस्त को पिछले साल किया उसको रिवर्स करें, तो यहाँ इंशाअल्लाह सब कुछ चलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगर उसके लिए उनका बहुत योगदान होना चाहिए, तभी यहाँ हो सके, नहीं तो बेकारी कभी कम नहीं होने वाली। तो अपनी पार्टी का कहना है कि रीजनल पार्टीज कोई 370 और स्टेट को रेस्टोर नहीं कर सकता, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट करेगी, यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के लोग।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुख्तसर बातचीत हुई, लेकिन 370 और 35A का सवाल मुकम्मल तौर पर टाला, कोई जवाब नहीं दी। लेकिन जाते जाते कहा कि यहाँ के लोग करेंगे। मार्केट के बारे में कहा कि मार्केट में जो बेरोज़गारी हुई, काफ़ी ज़्यादा इन शोरूम उस पर काम करते थे और सेल्स बॉयज़ और बाकी वगैरह जो सर्विस के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपील की कि शायद वक्त बदल जाएगा और दोबारा वही माहौल होगा। लेकिन सियासी मामलात में कोई भी बातचीत नहीं की और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। गालिबन ये मामला साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़िलहाल 370 गुपकार डिक्लेरेशन 13,000 सीटों के लिए, पंचों के निशस्तों के लिए जो इंतखाब होना चाहते हैं, फ़िलहाल सियासत से दूर होना चाहिए। बात अलग है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत से दस्तबरदार हो रही है या इन मामलात को, सवालात को टालने की कोशिश कर रही है। ये कश्मीर की सियासत और सियासत पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, वो फारूक अब्दुल्ला जो माजी में कहा जाता था कि 370 के से साथ साथ 35A की रखवाली का दावा करते थे, वही फारूक अब्दुल्ला आज हर तरफ से इल्ज़ाम यही है कि उस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। कहा जाता है कि आजकल सिर्फ एक ही नारा है कि महबूबा मुफ्ती को कब रिहा किया जाए, और इसके पीछे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सियासत के पीछे भी लोग सियासत देखते हुए ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतज़ार कर रही है कि कब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाएगा और बाद में जो कुछ भी होगा वो उसी के कांधे या उसी के सर मोंदा जाएगा। ये आम लोगों का इल्ज़ाम, लेकिन सवाल आज फारूक अब्दुल्ला से फिर हो रहा था कि आखिर जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम होने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला आज भी दिल्ली के इशारों पर काम कर रहा है, आज भी योगदान की बात कर रहा है और आज भी कहता है कि हम दिल्ली के से इंसाफ मांग रहे हैं, जबकि इंसाफ आज की डेट में कहा जाता है मिलता बहुत कम है। फिर फारूक अब्दुल्ला किस इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये रियासत की सियासत का वो पहलू जिस पे बहुत से लोग मनफी अंदाज में भी सोच रहे हैं, लेकिन और भी मामलात हैं और दूसरे मामलात में सरकार का एक बड़ा कदम जिसकी वाहवा इन दिनों हर तरफ हो रही है। वो अलग बात है कि पिछला फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कोई बड़ी वाहवा हासिल नहीं कर सका, लेकिन फ़ेज़ 3 पे जब लोग ये कहते हैं कि खुद LG ज़मीन पे हैं, खुद LG नज़र रखे हुए, अकाउंटेबिलिटी बना रखी है, हर अफसर से पूछते हैं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो उसके बाद इसके मुस्बत नताज होने की बहुत ज़्यादा तवक्का भी है। और इसी मुद्दे को लेके रियासत के LG आज दूर दराज के गांव मत्सिल के में भी पहुंचे हुए थे। कल वो शोपियां के इलाके में थे और शोपियां के इलाके में भी रियासत के LG मनोज सिन्हा ने ज़मीनी हकाइक को बदलने की बात भी की, कुछ मिलिटेंसी का मामला भी उन्होंने उठाया, लेकिन आज की तारीख में जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके में थे तो वहां ज़मीनी हकाइक को बदलने के लिए उन्होंने ज़मीन पर रहते हुए दूर दराज के लोगों की बात भी सुनी, मशवरा भी दिया, हालात भी बताए और ये भी बताया कि उनके बगैर, अवाम के बगैर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये दूर दराज के इलाकों में खुद रियासत के LG पहुँचे हुए थे, लेकिन श्रीनगर के नज़दीकी इलाका सुंबल सोनावारी के इलाके में रियासती LG के मुशीर फ़ारूक अहमद ख़ान थे और फ़ारूक अहमद ख़ान ने यहाँ न सिर्फ लोगों से बातचीत की, लोगों के मसाइल सुने, बल्कि लोगों के मसाइल के कुछ मसाइल को मौके पर ही हल करने का अहकाम दिए, कुछ के बारे में बताया कि मशवरा किया जाएगा और ये भी बता डाला कि इंतज़ामिया में आज की डेट में अगर कहीं कोताही नज़र आई तो फिर इंतज़ामिया उसका सख्ती से हिसाब भी लेगी। यहाँ मोटे तौर पर 34 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 6 करोड़ की परियोजनाएं, 60 लाख की परियोजनाएं पूरी हो गई और पहली बार आज़ादी के इतने लंबे समय बाद इस इलाके में बिजली आई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि हर घर और हर गांव तक बिजली पहुँचे। आज ये दीपावली का माहौल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, इसके लिए आज एक बहन को यहाँ धन उपलब्ध कराया गया और बैक टू विलेज ये योजना है जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, 100% सेचुरेशन हो, ये कोशिश की गई है। अच्छा काम यहाँ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को भी हम जल्दी दूर करने में सफल बॉर्डर एरिया जो है कट ऑफ रहते हैं 6 महीने के लिए, तो उनके लिए हेली कोई सर्विस होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि मरीजों को सख्त मुश्किल है। मैंने आपको मेरी बात अगर आपने सुनी है तो भारत सरकार हेली सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल मदद देती है। हमने अपनी ओर से राजभवन के दोनों हेलीकॉप्टर्स को भी इस बार इस पूरे विंटर्स में जनता की ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध करा दिया है। बॉर्डर एरिया में शेलिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए उनके लिए बैंकर्स वगैरह का इंतजाम किया। बैंकर्स यहाँ 20 बन गए हैं और आने वाले दिनों में और बंकर्स बने, इसकी हम कोशिश करेंगे। बैक टू विलेज 1 का मकसद था बेसिकली ये पता करना कि हुआ क्या है ग्राउंड पे। 70-72 सालों में क्या हुआ है ग्राउंड पर,
कई कामों के ऊपर सिर्फ बड़ी देर से एक वो फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया था, उसके बाद पता भी नहीं था रहा होगा कि अब यहाँ पे बनना क्या है, जगह किधर है, पैसा किधर है, प्रोजेक्ट किधर है, कौन सा DPR तैयार हुआ, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर जब बैक टू विलेज सेकंड में हम आए तो उस वक्त हमने जाकर वहाँ पे पीछे उस डाटा की मदद लेकर हमारा ये था कि हम डिसाइड करें कि अब इसके बाद क्या क्या काम हम करवा सकते हैं, कैसे कैसे करवा सकते हैं। बैक टू विलेज 3 जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, जिसमें जो सरकारी सीनियर अफसर हैं वो जा रहे हैं और हर एक पंचायत में वो कम से कम 2 रातें 3 दिन वहाँ पे गुजार रहे हैं। और ये तरक्की को, इस पूरे यूटी की तरक्की को बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे ले जाने का एक इतना बड़ा इंजन बन रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। और चलिए बैक टू विलेज पार्ट 3 में कहीं न कहीं इंतजामिया का हर पुर्जा मुतहरिक नजर आ रहा है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर रियाज अहमद आज खुद सारे मामलात को लेकर साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में थे। अवामी मीटिंग्स भी की, सवालात भी सुने, जवाब भी मौके पर दिए और ये भी बताया कि बहुत से मामलात पर सरकार गौर कर रही है और जो जो मामला सरकार फौरी तौर पे हल कर सकेगी उसको हल किया जाएगा। और कहीं न कहीं अगर कहीं देरी की बात निकलती है तो हो सकता है उसको भी हल किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी देरी हुई वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल कोशिश सरकार की रहेगी कि हंगामी बुनियादों पर हंगामी मसाइल को हल किया जाए। थर्ड में आज सुबह सवेरे में हमारी ये जो BDC चेयरपर्सन यहाँ कैमू ब्लॉक की हैं, हम दोनों यहाँ पर पहुँच गए। तो हमने सुबह यहाँ पर जो पुराने हमें काम्स वगैरह वर्क्स वगैरह आइडेंटिफाई किए थे उनका रिव्यू कर लिया। उसके बाद हमारी ग्राम सभा में हमें हमारे जो हाउसिंग स्कीम है उसका भी हमने रिव्यू किया। कुल हमको मुझे ये पता चला है कि लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी पाई गई है, लेकिन अगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बात करेंगे, हमने जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो 6 काम हमने इनाग्रेट किए थे, 6 का जो आज का स्टेटस है 5 मुकम्मल हुई है, 1 अंडर प्रोसेस है। तो मुझे लगता है दिस इज़ ऑलमोस्ट 90% प्रोग्रेस। तो 90% प्रोग्रेस तो मुझे लगता है दिस इज़ सेटिस्फैक्टरी एंड क्वाइट एनकरेजिंग। तो लोगों को यही मेरा मैसेज है कि वो ग्राम सभा में या जो हमारे आने वाले पंचायत के जो इलेक्शंस वगैरह हैं उनमें बैक टू विलेज पार्ट 3 आज भी सरकार के कई पुर्जे कुछ जगहों से डीले नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के कुछ नज़दीकी इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि इंतजामिया के जिस ओहदेदार जिस पुर्जे की ड्यूटी थी वो वहां पे नहीं पहुंचा था, बल्कि उसने अपना अर्दली वहां भेजा हुआ था। और कई और इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। नारबल की कहानी आपको परसों की याद होगी, कुपवाड़ा का इलाका भी आपको याद होगा और बांडीपोरा से लेकर टंगमर्ग तक के कई इलाकों में लोगों ने यह भी शिकायत की कि बैक टू विलेज पार्ट 3 में वही हालात दिखने को मिल रहे हैं जो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में थे। हमारी साथी सदफ एजाज भी इस पर नजर रखी हुई थी। सदफ क्या कहती है आपको दिखाते हैं। बैक टू विलेज 1 और 2 की बात की जाए तो वो कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि तब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने लोगों की ग्रीवियंसेस को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन बैक टू विलेज 3 जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। पहला रीज़न उसका ये भी है, जिस तरह से मनोज सिन्हा LG जो हैं ग्राउंड पे जाकर लोगों से बातें करते हैं, वो एक सक्सेसफुल साबित हो सकता है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बैक टू विलेज 3 शायद ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बैक टू विलेज 1 और 2 से सक्सेसफुल रहेगा। कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ सदफ एजाज। हमारी साथी सदफ का खुलासा ज़मीनी हकाइक पर खुद LG नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद लोगों को है कि अब की बार कुछ न कुछ बदलाएगा, ज़रूर बदलेगा। लेकिन हालात और वाक़ात में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। SOPs का ख्याल आज भी नहीं रखा जाता है। सरकार के दफातर की बात अलग सही, इम्तहानी मराकज़ 10+2 10th के बैकलॉग इम्तहानात आजकल हो रहे हैं और बैकलॉग के इन इम्तहानात में आज जब पटन के इलाके में बोर्ड हुकाम ने छापामारी की तो मालूम हुआ कि SOPs का ख्याल नहीं रखा गया है और इन इम्तिहानी मराकज़ में जो SOPs का ख्याल रखना था वो साफ तौर पे लग रहा था कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। मैंने ये पाया कि कीपिंग SOPs, इंस्ट्रक्शंस एंड सोशल डिस्टेंसिंग व्यू थोड़ा इसमें कमी है। तो जब मैंने बात की सुपरिटेंडेंट यहाँ 2 सेंटर्स हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमें यही जगह मिली, तो दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड सुपरिटेंडेंट्स। लेकिन चाहिए था कि इसके जो
मैनेजिंग बॉडी है, दे आर सपोज टू ऑफर एंड गिव फैसिलिटी ऑफ दिस एकोमोडेशन, लेकिन पूरी तरह से वो यहाँ नहीं है। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह एग्ज़ाम ठीक चल रहा है, तो मास कॉपिंग वगैरह उसका कुछ नामो निशान ही नहीं है। ये कोविड के हवाले से मामलात और कोविड के हवाले से आप जानते हैं मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर में अभी हालात नहीं बदले हैं, अभी वही चल रहा है जो पहले दिन था। ख़तरा वही है, सिर्फ डर कम हुआ है, ख़तरा बराबर जारी है। सब लोग जानते हैं कि सामने बला है, लेकिन डरते नहीं हैं, इसलिए हालात को ईजी तौर पे ले रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि कश्मीर के हालात में शोपियां का फेक एनकाउंटर भी सबकी नज़र में है। शोपियां के फेक एनकाउंटर पे जानते हैं लोग के डेड बॉडीज़ जो थी, जो मईती थी, उनको भी निकाला जा चुका है, लवाकिन के हवाले किया जा चुका है। और उन डेड बॉडीज़ को जब राजौरी के इलाके में परसों कल पहुंचाया गया तो वहां ठाठे मारता हुआ समुंदर भी था। आओ बका अपनी जगह पे, इल्ज़ामात अपनी जगह पे, हालात उन डेड बॉडीज़ की यही बता रही थी कि वाकई में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं। और आज इस मामले में आपको बताते चलें कि पुलिस ने 2 लोकल लोगों को, जिन्हें कोलैबोरेटर्स कहा जाता है, उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन उनके लवाकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज पहुंचते हुए वाविला करे थे, दाद फरियाद सुना रहे थे, बता रहे थे कि कहीं न कहीं कश्मीरी को ही इस इल्ज़ाम में झोंकने की तैयारी है। और बेगुनाहों का उनका इल्ज़ाम था कि बेगुनाहों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की ये तैयारी की जा रही है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इल्ज़ाम लगाते हुए बताया जा रहा था कि कोलैबोरेटर्स तो बाद की बात है, पहला उन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए जिन्होंने गोली चलाई है, उन लोगों को गिरफ्तार होने चाहिए जिन्होंने बताया था कि हमने तो बड़ा मौका तय किया, हमने तो हथियार भी जब्त किए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि कार्रवाई गरीब कश्मीरी के खिलाफ होती है जिसको कोलैबोरेटर का इल्ज़ाम आयद करते हुए तंग तलब किया जाता है। ताबिश गसन यालो सु बेगोना बेकसूर बेखता तमिस पे इल्जाम अखबार वनकन तमिस मौसम बचस पे तमिस चुनक अकिस गरीब खानस वजह कि त्रट तमिस चुनक अकिस गरीब खानस वनकन खश कर वनकन तमिस मम्मी हार्ट पेशेंट तमिस मम्मी रपि दह लागन मजूरी गसन मजूरी कर दोस गसन काटन जेन अमिस मम्मी लागन वनकन गई 2 रेत बचस सानिस ताबिश बंद अगर 2 रेतन 50 दोन सोन ताबिश गब सह कत यमो थोमुत 5 दह कत ओनुक सह मुलजिम बनायित तमिस क्या वनो आज हसा मुलजिम तिमन अपील करान कि सन कत वातो तिमन अगर तुम यवताम दपो अमिस कहें अमिस आज कत कैसा बोरो अमिस कालस पे आज कत बोरो अमिस कालस इल्जाम। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ताबिश नज़ीर के वालिदैन इल्ज़ाम लगा रहे थे और इल्ज़ामात के बीच में कहीं न कहीं बात सच्ची भी नज़र आ रही है। बात सच्ची यही है कि तब इल्ज़ाम यही लगाया गया था कि मिलिटेंट्स ने हम पे हमला किया, हमने घेरा किया, वहाँ से गोलियाँ चली और उन गोलियों के जवाब देते हुए ये 3 मारे गए। ये तब एक इल्ज़ाम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लिप आज भी मीडिया के पास मौजूद है जिसमें बताया गया था कि बड़ी मिकदार में इस एनकाउंटर के दौरान हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। और जब वो निहत्ते थे, जब वो आम आदमी थे, तो वो हथियार और गोला बारूद कहाँ से आया, सवाल पूछे जा रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। और उस सवाल का जवाब का इंतज़ार आज भी श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर में है। लेकिन कुछ और पहलुओं पर भी बात करते हैं। इंतज़ार था फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की लिस्ट का, लगभग 8 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की लिस्ट इजरा हुई उस पर भी इंतज़ार नहीं, अब बवाल शुरू हो रहा है। और आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेकर लाल चौक के आसपास बड़ी तादाद में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की इस रिक्रूटमेंट के एस्पिरेंट्स दाद फरियाद कर रहे थे, वाविला कर रहे थे और इल्ज़ामात की बारिश करते हुए बता रहे थे कि ये तो वही पुरानी बात है, पुरानी बोतल और सब कुछ वही पुराना, नया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम नया है। क्योंकि आज भी वही देखने को मिला जो पिछली लिस्टों में था, आज भी करप्शन के इल्ज़ाम लगे और ये भी बताया गया कि एक ही इलाके के सारे लोग जो हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं और इसमें तहकीकात का मुतालबा करते हुए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी कर रहे थे। फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया था 2013 में। 2013 में जब हमने एग्जाम दिया था तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें धांधली हुई है, एग्जाम में कुछ अनफेयर मीन्स हुआ, इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो हमारा लिस्ट उस वक्त भी कैंसिल हुआ सर। तो उसके बाद हमने 2 एग्जाम इन 7 सालों में दिए हैं जो इस बुनियाद पे कैंसिल हुए हैं कि इसमें धांधली हुई है। सर साहब आज इस साल हम एग्जाम दे रहे हैं तो 2020 में हमने 20 सितंबर को एग्जाम दिया सर। एग्जाम में जब हम पेपर देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। पेपर
के हिसाब से पहले लड़कों को पता था कि इसमें कट ऑफ तकरीबन 55 से 60 हो सकता है। जब हम सिलेक्शन लिस्ट देख रहे हैं तो सिलेक्शन लिस्ट में वो लड़के सिलेक्ट हुए हैं जिनका बैकग्राउंड 10th और 8th पास सिलेक्ट हुए हैं सर। और अगर हम एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था वो तकरीबन MA MSc BEd और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट PhD वाले लड़के KS से जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी तैयारी करें, उन लड़कों ने भी एग्जाम दिया था। उनका स्कोर लिस्ट जो है वो अनफेयर है, बिल्कुल फ्रॉड हुआ है उसमें। हम चाहते हैं यही है कि इस लिस्ट की LG साहब खुद इसमें वेरिफिकेशन करे, इंक्वायरी करे। अगर इस लड़के में इस लिस्ट में धांधली है तो वो जिन्होंने धांधली की है उनको सामने लाए। और चलिए मामलात हम तालीम के उठाते हैं और तालीम के मामलात पर हम लगातार आपको बताते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं होगा तालीम के मैदान में और तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लौरा कोकरनाग के इलाके के सरकारी स्कूल की इमारत की तस्वीर नहीं है। ये सरकारी स्कूल है लेकिन इमारत प्राइवेट बिल्डिंग है। और याद दिलाना चाहेंगे अरबाब इक़दार में रहने वाले लोगों को कि वहाँ के लोग कहते हैं ये स्कूल तब यहाँ पे बनाया गया है जब अंग्रेज़ पूरे बर सग़ीर पर राज करे थे। अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन आज भी राज उनके निशान मौजूद हैं। ये निशान, इससे ज़्यादा और क्या निशान चाहिए। एक 1925 में बनाया गया स्कूल और आज तक इसके लिए इमारत नहीं बन सकी है। और इमारत न बनने की वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 2 कमरों में ही तालीम हासिल करना पड़ती है। और यहाँ के लोग इस पे अफसोस का इज़हार करते हुए बता रहे हैं कि आखिर कब वहाँ उनके जो MLAs थे, कब उनके लीडर थे या कब अरबाब इक़दार में रहने वाले लोगों को होश आएगा, कब वो उनका काम करेंगे, कब वो हालात व मामलात पर नज़र रखेंगे। मेरा नाम बिस्मा मंजूर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दत्तकुल इसमें पढ़ती हूँ। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है। हम जब क्लास में बैठते हैं तो हमें आजकल ये बीमारी है जिसकी वजह से बहुत हमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम क्लास में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। हम एक रूम में 10-10 क्लासेस बैठे होते हैं तो हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमारा स्कूल भी सीधा नहीं है, हम कैसे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारा प्ले ग्राउंड देखो, यहाँ पे हम खेल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा स्कूल सीधा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे जी। और हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद कि आज DC साहब बड़े कत बोजन वाल DC साहब तैनात कर्म डिस्ट्रिक्ट अनंतनागस। वन मे लास्ट उम्मीद बेबसी हस वनकस वस तम बह सपदोमुत आज बह उम्मीद किरण हे तमिस ब्रो कुन दावा कर कि सह कर फौरी तौर बिल्डिंग चार बे ग्राउंड चार बे लैंड अम खतर यह डोनेट कर चार फौरी तौर। यह मे मोदबान गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये साउथ कश्मीर के कोकरनाग के इलाके का स्कूल है। ज़रा नॉर्थ का हाल अहवाल भी देखें। आपके सामने शेरपुरा संग्रामा के स्कूल की ये इमारत है। यहाँ नई इमारत तो बनाई गई है लेकिन नई इमारत उस तरह बनाई गई कि वहाँ जगह भी आज भी बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को आज भी परेशान होना पड़ता है और परेशानी के आलम में बच्चे आज यहाँ बड़ी कम तादाद में आते हैं। लेकिन फिर भी कम तादाद में आने के बावजूद भी पुराने स्कूल की इस खंडर नुमा बिल्डिंग में ही उन्हें तालीम हासिल करनी पड़ती है। और इस खंडर नुमा बिल्डिंग में किसी भी वक्त ख़तरा है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग गिर सकती है, नुकसान हो सकता है, बच्चों का नुकसान हो सकता है। भूचाल का छोटे से छोटा झटका भी इस इमारत को गिरा सकता है। न इंतज़ामिया नई बिल्डिंग बना रही है, अगर एक बनाई है लेकिन ज़रूर 2-3 इमारतों की है, लेकिन बनाने से कासिर है इंतज़ामिया और आखिरकार बच्चों की ज़िंदगी से यहाँ खेला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि तकरीबन 6 साल से ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब जो हमारे जो पारा मोहल्ला का स्कूल था, मिडिल स्कूल है, वो उसको हमने शिफ्ट कर दिया। ये जो बिल्डिंग है यहाँ एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, तकरीबन 100 बच्चे हैं और ये इसमें मतलब ये हाई स्कूल के ये बिल्डिंग है। ये किसी भी वक्त इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ताकि हमें वहाँ मतलब स्कूल बिल्डिंग उस जो पुरानी बिल्डिंग है उसको मुनहदम करके डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बना दी जाए ताकि बच्चे 100 बच्चे तकरीबन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बारिश वगैरह में नहीं आ सकते।
और चलिए नाज़रीन, हम सिकम्स एम्प्लॉयज़ की बात भी करें। सिकम्स के मुलाजमीन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करते हुए शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अथॉरिटीज़ के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि वहाँ पे उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ टूरिज़म महकमे के मुलाजमीन ने भी श्रीनगर में आज नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि उनके मामला थे, उनके मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और आपको नाज़रीन बताते चलें, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इन दिनों KS के इम्तिहानात में कश्मीरियों ने फिर अपना टैलेंट दिखाया है, बच्चियों ने भी खूब टैलेंट दिखाया, लड़कों ने भी जी भर के मेहनत की थी और उसके अब वो नताइज भी पा चुके हैं, सेहत अफजा नताइज हैं। और साफ जाहिर है हमारे कश्मीर के टैलेंट के हवाले से कभी कोई सवाल उठ नहीं सकता है। और श्रीनगर में भी आज ऐसा ही तकरीब के दौरान इस टैलेंट ने बताया कि नौजवानों को तालीम हासिल करनी चाहिए और भरपूर मेहनत करके वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीनगर की एक प्राइवेट तालीमी इदारे इग्नाइटेड माइंड्स में आज की तकरीब के दौरान बच्चे भी खुश थे और नई पौध को आगे आने का मशवरा भी दे रहे थे। मेरे तो बहुत ज़्यादा सपने हैं। आई वॉन्ट कश्मीर टू बी अ प्रॉस्परस सोसाइटी, टू बी अ वेरी मतलब बेनिफिशियल सोसाइटी जिससे हर एक का बेनिफिट हो। तो पैशन तो बहुत ज़्यादा है, ऑनेस्टी से काम करना है, इंटेग्रिटी से काम करना है, करप्शन फ्री कश्मीर बनाना है। कोचिंग सेंटर से ज़्यादा अच्छी टर्म रहेगी गाइडेंस। मुझे लगता है गाइडेंस ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द इनिशियल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन। उन लोगों से गाइडेंस लीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, उनको अपने मेंटर्स बनाइए, उनके साथ कंटैक्ट में रहिए, इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और नाज़रीन, चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि हमारे कश्मीर में बताया जाता है कि लैंड माफिया है, लेकिन इस लैंड माफिया के पीछे कौन है? गौर करिएगा, लगता यूँ है कि पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनसे मिला हुआ है, लगता यूँ है कि पूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनसे मिला हुआ है, लगता यूँ है कि इस लैंड माफिया के साथ पूरा पुलिस मिला हुआ है। कई मिसालें हैं। परसों हमें श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम के ऊपरी इलाके में एक मिसाल देखने को मिली जहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए एक बड़े ठेकेदार के साथ पूरा पुलिस का पलटन आया हुआ था। और बताया जाता है कि वहां सरकारी ज़मीन को जब कब्जा किया गया शेखपुरा के इलाके में तो पुलिस उनका सपोर्ट कर रही थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कागज़ फराहम कर रहा था। ये एक कहानी। लेकिन श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके में सरकारी ज़मीन नहीं, एक गरीब की ज़मीन को हड़पने के दौरान जब उस शख्स ने कार्रवाई की, इंतज़ामिया से ऊपर से लेकर जब ऑर्डर लाया वहाँ पे उस ज़मीन को खाली करवाने का, तो पिछले 3 महीनों से उस शख्स को दर बदर के ठोकरें खाने पड़ती हैं। बताया जाता है कि ज़मीन मालिक को कभी तहसीलदार नहीं आता है, कभी रेवेन्यू की अथॉरिटी का दूसरा अफसर का बहाना होता है और कभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग नहीं आते, कभी पुलिस सपोर्ट नहीं करती है और यूँ वो अदालतों के चक्कर काटते काटते अब ज़मीन तो दे चुका है, कहते हैं कि बहुत कुछ और भी उसका जा रहा है। हमारी इंतज़ामिया का ये पहलू और इस पर सवाल उठते हैं श्रीनगर के शालटेंग इलाके के रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर। वहाँ के तहसीलदार से लेकर पटवारी तक सबके बारे में कहा जाता है कि वहाँ खाना पूरी की जाती है और मुफ्त में खाना पूरी तो कहीं होती नहीं है। बताया जाता है कि उस खाना पूरी के पीछे उन्हें कुछ मिलता भी है, तभी ऐसा किया जाता है। ये कहानी, ये मामला हम इंतज़ामिया के साथ उठा चुके हैं। अब देखते हैं कि इंतज़ामिया इस मामले में आगे क्या करेगी। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि खाना पूरी के नाम पर गरीब का मस्कन भी लूटा जाता है और ये श्रीनगर के शालटेंग के इलाके में सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ की छतर छाया में होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।